प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस पेपर के फोर्थ चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे। विद्यार्थियों, इस पेपर के 3 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। 3 चैप्टर डिस्कस करने के बाद इस सीरीज को कुछ समय के लिए स्टॉप किया गया था और अब वापस इसको रिज्यूम मतलब वापस शुरू हमने कर दिया है और अब रेगुलर आपको जो नेक्स्ट सारे चैप्टर हैं वो क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलते रहेंगे। देखिए, 3 चैप्टर जो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि सारे वीडियो जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है और बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास हमने किया है। तो आप जो अब तक 3 चैप्टर लगभग 12 वीडियो वो हैं, तो आप प्ले लिस्ट सेक्शन में चले जाएँ इस चैनल की, तो आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस वो आपको मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगे। उस प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। न केवल फर्स्ट ईयर बल्कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सारे जो वीडियो उनके सबकी प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो चैप्टर 4 आप देख पा रहे हैं, राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय उपागम, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। हालांकि इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हमने पहले जो सेकंड चैप्टर में जो व्यवहारवाद हमने पढ़ा था उसमें किया था। तो आगे आइए देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। और सबसे पहले आज हम अंतःशास्त्रीय उपागम, जिसको हम अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति भी कहते हैं, उस पर आधारित है ये, उसी की एक पद्धति है इस पूरा उपागम। लेकिन पहले हमने एक पद्धति के रूप में इसको पढ़ा था। अब अंतःशास्त्रीय उपागम, जो कि एक आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, व्यवहारवाद का जो जन्म हुआ, व्यवहारवाद के अंतर्गत ये जो उपागम है या पूरी पद्धति है वो उससे संबंधित है, जुड़ी हुई है। वो किस प्रकार, तो पहले बेसिकली इसको हम थोड़ा डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे आज कि जो अंतः अनुशासनात्मक उपागम है वो क्या है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से हम इस पूरे कंटेंट को समझेंगे। देखिए, सबसे पहली लाइन विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और जाहिर सी बात है कि व्यवहारवाद का जो जन्म ही वो तब ही हुआ था, ठीक है, उससे पहले परंपरावाद आता है, ठीक है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण हमने व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति पढ़ी थी, तो अंतः शास्त्रीय अध्ययन उपागम भी उसी से ही जुड़ा हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक समाज विज्ञान, मतलब जो जितने भी जो मानविकीय, जिसमें आप राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सब समाज विज्ञान के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो उस पूरी श्रृंखला में एक नई दिशा का उभार आया, एक नई दिशा उभरी। उस नई दिशा को हम कहते हैं, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, ये भले जो अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है, लेकिन साथ के साथ ही सारे जो समाज विज्ञान के जो विषय हैं, चाहे उसमें अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तो ये समाजशास्त्र, इन सब को ये एकजुट करता है। आगे आपको और समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि यह उपागम जो सभी समाज विज्ञान है जो अभी हमने बात करी, ठीक है, उनमें अलगाव की बात नहीं करता है, बल्कि उनकी अंतः निर्भरता पर जोर देता है। मतलब वो ये कहता है, ये उपागम, अंतःशास्त्रीय जो उपागम है, वो कहता है कि सभी जो समाज विज्ञान के जो विषय हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर है, अंतर निर्भर है, अलगाव नहीं है, अलग अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इन विज्ञानों को बेहतर तरीके से समझना है तो इनको एक तरह से कनेक्ट करके, इनको जोड़ के ही हमें समझना होगा, ठीक है। यह उपागम इस बात पर जोर देता है, किस बात पर जोर देता है
कि प्रत्येक समाज विज्ञान का केंद्रीय विषय अलग अलग हो सकता है। जैसे राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य का अध्ययन, ठीक है। समाज शास्त्र का समाज का अध्ययन, इतिहास में जो भूत का अध्ययन, मतलब जो हो चुका, जो बीत गया, ठीक है। मनोविज्ञान में जो मानव के अंतः क्रियाओं का अध्ययन। तो इनका जो केंद्रीय विषय, जो अलग अलग समाज विज्ञान, इनका केंद्रीय विषय अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सभी समाज विज्ञान है वो मानव का अध्ययन करते हैं। मतलब वो जो केंद्रीय विषय अलग अलग होते हुए भी जो अंतिम उद्देश्य है, उन सब का उद्देश्य ये मानव का अध्ययन करना। अलग अलग रूपों में हो सकता है मानव की वो अलग अलग पक्षों का अध्ययन कर रहे हों, लेकिन कुल मिला के अंततः वो मानव पर ही आते हैं। ये अंतः शास्त्रीय उपागम कहता है, इसकी मूल जो आधारभूत बात है। इतना जुड़ाव जो विद्यार्थियों इसमें है, इस उपागम का ये मानना है, अगर इन सब समाज विज्ञानों का अलग अलग रूप में अध्ययन करेंगे तो वो कभी भी फलदायी नहीं हो सकता, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि जो समाज है वो एक है, उसके भले अलग अलग पहलू हैं, वो दिखने में हमें अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए राज्य है, ठीक है। अब राज्य के जो सामाजिक पहलू हैं वो समाजशास्त्र के अध्ययन के विषय हो गए, उसके जो आर्थिक पहलू हैं वो अर्थशास्त्र के विषय के अध्ययन हो गए, जो राजनीतिक पहलू हैं वो राजनीतिक शास्त्र के हो गए, ठीक है। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब ये है कि अंतःशास्त्रीय उपागम ये कहता है कि अगर इन सभी समाज विज्ञानों को जोड़कर, उनकी अंतर्निर्भरता के आधार पर उनको जोड़कर अगर अध्ययन किया जाए तो ही उन सबको बेहतर तरीके से अच्छे से समझा जा सकता है, तो ही वो अध्ययन फलदायी होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस पद्धति पर, इस उपागम पर जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति है, व्यवहारवाद है, उसने अत्यधिक बल दिया था, काफ़ी जोर दिया था इस पद्धति पर, जिसको हमने कहा था अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति। तो एक ही बात है, चाहे आप अंतः शास्त्रीय बोल दे, चाहे अंतः अनुशासनात्मक बोल दे, तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने इस पर काफ़ी जोर दिया था। विद्यार्थियों, आगे यहाँ कहा जा रहा है कि आजकल के मतलब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से है कि राजनीति विज्ञान को अनुभववादी विज्ञान के रूप में उसको अध्ययन करने की या स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है। आपको पता है कि व्यवहारवाद जब हमने पढ़ा था तो उसमें अनुभववाद की बात करी थी कि अनुभववाद पर जोर देता है वो, कि ऐसा नहीं कि वो जो आदर्श पर बात करता है, नहीं, वो अनुभव पर आधारित, प्रैक्टिकल पर आधारित है। कि आपको पता है कि विज्ञान अनुभव पर ही है, तो जो व्यवहारवादी तो पूर्णतः विज्ञान बनाना चाहते थे, राजनीति विज्ञान को, तो अनुभववाद पर वो आधारित था। तो उस चेष्टा के अंतर्गत ये जो अंतःशास्त्रीय उपागम है वो भी यही कहता है, अनुभववाद पर जोर देता है। व्यवहारवाद में विद्यार्थियों होता क्या है, हमने देखा था कि जिस अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति की बात करता है ना व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद का जो मूल क्या था, वो ये कहता है कि जो राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र केवल राज्य या सरकार, इसका अध्ययन नहीं है जो कि परंपरावादी कहते हैं, ठीक है, वैसा नहीं है, बल्कि ये आधुनिक दृष्टिकोण की जो विचारधारा ये कहती है, जो कि व्यवहारवाद उसकी प्रमुख विचारधारा है, प्रमुख उसका दृष्टिकोण है आधुनिक के अंतर्गत। तो वो ये कहता है कि राज्य का जो अध्ययन है वो केवल राज्य सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव और उसके आगे जाकर मानव के व्यवहार का जो अध्ययन करना, उस पर काफ़ी जोर देता है ये व्यवहारवाद। और जब मानव के व्यवहार की बात की जा रही है, क्योंकि जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारवाद, ठीक है, आप इसको देखिए किस प्रकार कनेक्ट किया गया है। और व्यवहारवाद जोर देता है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति, अंतःशास्त्रीय उपागम पर। तो जब व्यवहारवाद ये कहता है कि केवल राज्य सरकार के अध्ययन तक सीमित नहीं है राजनीति का अध्ययन, राजनीति विज्ञान का अध्ययन, बल्कि उसमें रहने वाले मतलब मानव और मानव के व्यवहार के अध्ययन की बात की जाती है। अब मानव के व्यवहार को केवल हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो नहीं समझ सकते, क्योंकि मानव व्यवहार तो बड़ा व्यापक है। तो उसके जो अलग अलग पक्ष हैं, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, नैतिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, इन सब का अध्ययन मानव व्यवहार के अंतर्गत किया जाएगा, तभी हम समझ सकते हैं। और अब आप मानव व्यवहार के इन सारे पहलुओं का अध्ययन करेंगे तो फिर आप केवल उसके एक राजनीति
पहलू को ही समझकर पूरे मानव व्यवहार को कैसे समझ सकता है। इसलिए इसलिए व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो अंतः शास्त्रीय उपागम पर जोर देता है, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति की बात करता है कि उन सभी समाज विज्ञानों के साथ एक साथ जोड़कर अब आप अध्ययन करोगे तो ही आप मानव व्यवहार को सही तरीके से समझ सकते हो। तो कुल मिला के अंतः शास्त्रीय उपागम की ये मांग है कि अगर मान लीजिए आपको राजनीति विज्ञान को समझना है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, व्यवहारवाद के अनुसार, तो फिर आपको अंतः अनुशासनात्मक आधार पर अंतः शास्त्रीय उपागम जिसमें सभी विज्ञानों को जोड़कर अध्ययन करना होगा, तभी आप इस विषय को सही तरीके से समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में विद्यार्थियों देखते हैं कि अंतः शास्त्रीय जो उपागम है उसका जो बेसिकली अर्थ, ठीक है ना, कुछ परिभाषा आइए देखते हैं। विद्यार्थी अंतः शास्त्रीय जो उपागम को हमने वैसे समझ लिया तो काफ़ी हद तक आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब इसके जो बेसिकली अर्थ, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर का 5 नंबर का ही प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है कई बार, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका अर्थ हम देख लेते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर कि अंतः शास्त्रीय उपागम से आशय, देखिए क्या आशय है कि अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण विभिन्न विषयों में आंतरिक लक्षण के अध्ययन पर जोर देता है। बात वही है जो अभी हमने करी कि विभिन्न विषय कौन से, वही जो समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं जिसमें राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब आ जाते हैं। तो इन सबको आप जोड़कर जो अध्ययन करने का जो विषय है, ठीक है, जो जोड़ देता है वो अंतः शास्त्रीय उपागम। विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए आगे कही जा रही है कि ये उपागम ये कहता है कि अगर मान लीजिए जब एक दूसरे विषय को कनेक्ट करके उनके साथ जुड़कर अगर अध्ययन किया जाता है तो कोई भी समाज विज्ञान है वो जब दूसरे समाज विज्ञान से सहायता लेता है तो वो उस दूसरे समाज विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को भी ग्रहण करता है, ठीक है, उनके तरीकों को, उसकी अवधारणाएं, उसकी पद्धतियां, तो उन सब को भी वो ग्रहण करता है। न केवल उसके कंटेंट को ही देखता है बल्कि उसकी पद्धतियां, अवधारणाएं, उन सब को भी वो ग्रहण करता है। आगे इसमें जो एक उदाहरण दिया गया है विद्यार्थियों कि जो भारत में आप देखते हैं कि इतनी आर्थिक विषमता, विषमता तो अगर आर्थिक क्या, हमारे यहाँ तो सांस्कृतिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, राजनीतिक, भाषाई बहुत सारी जो विषमताएं हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर अलग राज्यों की मांग की जाती है, ठीक है ना, तो आप देखते हैं अलग राज्यों की मांग, अब तक आपने पूरा जब पढ़ा होगा 12th क्लास में भी पढ़ा है, तो अलग राज्यों की मांग का कोई एक आधार नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई भी राज्य वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अलग राज्य की मांग करता है, कोई राज्य अपने आर्थिक जो पिछड़ेपन के कारण, आर्थिक हालात सुधारने के कारण, कोई राज्य अपनी जो क्षेत्रीयता के कारण, कोई अपनी भाषा, अलग भाषा के अस्तित्व को बचाने के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, तो जो अलग राज्यों की मांग को अगर आप एक पहलू से समझोगे, केवल एक उसका पहलू नहीं होता है, तो अंतः शास्त्रीय उपागम के द्वारा आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं। अंत में विद्यार्थियों सिज्विक जो का ये कथन आप देख पा रहे हैं, इसको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये अंतः शास्त्रीय उपागम की जो अवधारणा है ये समझ में आ जाएगी। ये क्या कह रहे हैं सिज्विक? वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें किसी भी विषय का अन्वेषण करना है, मतलब उसको समझना है, उसको बेहतर तरीके से समझना है, तो फिर ज़्यादा फलदायी वो होगा या लाभदायक वो होगा कि उसमें हम ये मालूम करें कि उस पर्टिकुलर विज्ञान ने, मतलब चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, इतिहास हो, समाज कोई भी हो, उसने क्या तो अन्य समाज विज्ञानों से ग्रहण किया है और क्या दूसरों को दिया है। मतलब अगर उसमें उस विषय को आप बेहतर तरीके से, सही तरीके से उसका अन्वेषण कर पाओगे, अगर उसने अन्य विज्ञानों के साथ एक तरह से जो कुछ सीखा भी है, कुछ लिया भी है और कुछ दिया भी है, तो मतलब कहने का मतलब सिज्विक
किसी भी विषय को समझने के लिए अंतः अनुशासनात्मक या अंतः शास्त्रीय उपागम पर वो अत्यधिक जोर दे रहे हैं कि इसके बिना आप बेहतर अन्वेषण नहीं कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ हालांकि काफ़ी डिटेल से हमने इसको समझा है, लेकिन सॉरी, तो यह जो उपागम है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा है अब इसको लेकर अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। पूरी डिटेल से आपको विद उदाहरण परिभाषा के द्वारा समझाया जा चुका है। अगर आपसे 5 नंबर का प्रश्न आता है तो सिज्विक की ये जो परिभाषा है ये देकर भी आप समझा सकते हैं। 2 नंबर का आता है तो आपको इसमें से कुछ जो सबसे केंद्रीय बात है जो अन्य समाज विज्ञानों के साथ जोड़कर अध्ययन करने की, वो आप परिभाषा बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आशा है आपको ये अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का जो पूरा अर्थ है, पूरा बैकग्राउंड है, वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे अभी काफ़ी डिटेल से चर्चा करनी है इस उपागम पर, तो वो लेकिन आज के वीडियो में नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। अंत में आपसे यही अपील कि आप इससे पहले की जो सारी वीडियो है वो भी क्रमबद्ध तरीके से देखें, तभी आप सही तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। कि जैसा कि मैंने कहा कि पहले हमने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, तो आप अगर पहले की वीडियो सुने ही नहीं तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा। इसलिए आप उनको भी आप एक बार पूरा देखें। नोट्स आपको पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों, कोशिश ये की जा रही है कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं हो, सारा कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है आपको। तो इनका बेहतर तरीके से आप स्वयं भी लाभ उठाएं और अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ उठाने का मौका दें, उनको शेयर करें, उनको साझा करें और अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।